की आवाज अभी। तो चेतन, आप बता रहे थे कि आपकी जो कैडेट बनने की जो जर्नी है, ठीक है, यस आपने मैम। बहुत कुछ देख लिया है छोटी सी उम्र में। पहले आप यस। कैडेट बने, मतलब बचपन से पढ़ाई करी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने का सपना लाखों लोग देखते हैं, बट आप उनमें कुछ थे जिन्होंने ये कर दिखाया। पहले आप कैडेट बने, फिर एक दिन आप डिसेबल कट भी हो, मतलब आपको चोट लग गई, वो भी फेस देखा आपने। एंड यस फिर एक मैम। बार आप एकेडमी से भी थ्रू आउट कर दिए गए। ये तीनों ही यस मैम। बड़ा बहुत ही ऐसी चीजें जो शायद फिफ्टीज में या बहुत टाइम के बाद इंसान फेस करे, इन चीजों को, इन ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करे। आपने बहुत छोटी सी उम्र में ये सब। आप कितने साल के थे जब आपने एकेडमी ज्वाइन करी थी? 215 में ज्वाइन करी थी ना? हाउ ओल्ड मैम वर आई वाज यू चेतन? 17। 17 ईयर्स में, आप सोचिए। और 18 में आपको चोट लग गई होगी। यस मैम, मेरा बर्थडे वहीं पर बना था 18th। 18 बर्थडे वही हॉस्पिटल में? एकेडमी में। एकेडमी में 18th बर्थडे मना था। तो ये चेतन, कुछ उस जर्नी के बारे में बताइए कि मतलब पहले तो आप कैडेट बने, फिर Yes। चोट लग गई, एंड फिर एकेडमी से बाहर निकल गए। तो ये तीनों फेस कैसे थे? मतलब एक बार आप क्लाउड नाइन पे हैं, फिर बिल्कुल जमीन पे आ गए, फिर होप एंड डिसअपेयर, कैसा था? मैम द फर्स्ट फेज ऑफ गोइंग टू द क्लाउड नाइन वाज ऑसम। मतलब उसकी इतनी खुशी हो रही थी, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई होम विलेज, होम टाउन। देन तब मुझे पता लगा कि मेरे मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया है। आई वॉज 7th रैंक इन ऑल इंडिया मेरिट। तो आई वॉज लाइक हाउ 7th रैंक, हाउ कैसे आ गया। मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मैंने मेरे पापा को बताया, पापा ने कहा मुझे तो पता था। मैंने कहा पापा आप झूठ बोल रहे हो। हम्म। फिर एकेडमी फेज वाज आल्सो गुड था। हमने ज्वाइन करा फॉर 3rd जनवरी 2015। हमने ज्वाइन करा, रिपोर्टिंग हुई हमारी। हमें हमारे सारे ट्रंक्स व्रंक्स हमें प्रोवाइड कराए गए। 5th जनवरी से हमें ट्रेनिंग कमेंस हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर नोवाइसिस बॉक्सिंग का इवेंट आया इन द अप्रैल, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 months। 24 अप्रैल, 4 months हो चुके थे टोटल। उसके बाद बॉक्सिंग इवेंट में थोड़ा जो भी हुआ, मेरे को एक बॉक्सिंग इंजरी लग गई, यहाँ पर बॉक्स आउट हो गया था मैं। और मैं कॉन्क ऑफ हुआ रूम से में जाते वक्त। तो आई वाज लाइक, मेरा ये हो गया था कि मेरे को तब तो अनकॉन्शियस हो चुका था मैं। आई वॉज ऑन आईसीयू बेड, आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 109 आवर्स। बहुत ज्यादा टाइम होता है, 109 घंटे। डॉक्टर्स गिव अप कर चुके थे। उसके बाद आईसीयू में 51 डेज रहा मैं। कितने दिन चेतन? 51 डेज, 51। 51 डेज आईसीयू में थे आप? यस मैम। अच्छा, अच्छा। मैम मैं 6.5 फीट का बंदा, 70 kg वेट का था मेरा। तब मैं गया था, और तब मैं बाहर आया तो मैं 35 kg का रह गया था। हाफ वेट हो गया था। हम्म। तो मतलब मेरे घर वाले ऐसे कहने लगे थे कि मुझे पहचानने से भी लोग मना करने लगे थे। मेरे घर वाले तो पहचान लेते थे, उन्हें तो पता कि वो रहा मेरा बच्चा। लेकिन तो कोई मिलने आता था मुझसे, उससे उन्हें दिखता ही नहीं था कि ये तो वो है ही नहीं। वो 6.5 फीट का हट्टा कट्टा जवान, ये तो वो हो ही नहीं सकता। हम्म। हम्म। उसके बाद इंजरी हुई मेरे को, तब मेरी आंख खुली हॉस्पिटल में। तो मैं तब मुझे पहले तो मुझे पता नहीं था। मैंने पापा से पूछा, मैं व्हील चेयर पे वॉकिंग कर, वो मुझे घुमा रहे थे हॉस्पिटल में, R&R में। मैंने पापा से पूछा पापा मुझे क्या हुआ। पापा ने कहा बेटा तो छोटी सी चोट लग गई थी। मुझे पता लग गया था वो झूठ कह रहे हैं, बिकॉज उसे मुझे कंसोल करना चाह रहे थे, जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद तब मैंने पापा को बताया पापा मुझे इंजरी हो गई थी। पापा ने कहा हाँ बेटा तेरे को आर्मी से भी निकाल दिया। आपको मैं याद मुझे नहीं था कुछ भी चेतन? नो मैम, नो मैम, आई वॉज अनकॉन्शियस, कंप्लीटली अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस फॉर हाउ लॉन्ग? मैम आई वॉज अनकॉन्शियस टिल 2016 अप्रैल, ऑल्सो 1 year फुल अनकॉन्शियसनेस। 1 साल आप अनकॉन्शियस थे? मुझे कुछ नहीं पता था, वही पापा खिला देते थे। पैक लगा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। हम्म। यस मैम। तो अ, बिल्कुल कुछ भी मेमोरी नहीं थी, और घर वाले थोड़ा कंसोल करते थे आपको? घर वाले कौन ही कर सकते हैं मैम। उन्हें पता था कि यार इस बच्चे का बचपन से सपना है कि ही वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर। और तब वो इस तरह शटर हो जाए कि उसे मतलब ऐसे निकाल दिया, चाय में मक्खी के से निकाल के हटा देते हैं। तो दैट हर्ट्स, दैट हर्ट्स। तो आपने इस फैक्ट को कैसे कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब आपको, मतलब आप जब एकेडमी से थ्रू आउट हो गए हैं, तब तब आपको मेमोरी आई, कॉन्शियसनेस आई, तब आपने इनफैक्ट जाना, मतलब तो इसको यस मैम। एक्सेप्टेंस कैसे दिया आपने? क्या क्या समझाया खुद को आपने?
मैम लाइफ इज लाइक अ सर्कल, उसे हमें चलते रहना पड़ेगा उस पर, वो रुक नहीं सकती। तो मैंने जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकता था मैंने किया कि मैं आर्मी से बाहर आ चुका हूँ। लाइफ आगे भी बढ़ रही है, रोज मेरे दिन चल रहे हैं, मेरी एज बढ़ रही है। आई विल बी आउट ऑफ एज, मैं ज्यादा एज का हो जाऊंगा अदर एग्जाम्स के लिए। तो मैंने इंजरी से जैसी मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, मैंने एसओएल में एडमिशन ले लिया, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विद बीए विद मैथ्स के लिए। बीए बीए लिया आपने? बीए बीए विद मैथ्स, मतलब आई बीए एम गुड विद, इन मैथ्स। हाँ यू आर ऑफ कोर्स गुड इन मैथ्स। आपने टीएस क्वालिफाई किया है, मतलब 80-90% तो कट ऑफ होता है टीएस एंट्रीज में ना, और ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो आई गॉट 92%। 92% आप सोचो, तभी आप सेलेक्ट भी हुए हैं। आ, तो बीए विद, तो फिर पढ़ाई करने में जब आपने कॉलेज मिले तब तक आप बिल्कुल टोटली रिकवर कर गए थे? नहीं मैम, मैं टोटली रिकवर तो अब भी नहीं कर पाया हूँ एक्चुअली। मैं आई कैन नॉट रन प्रॉपरली। मैं ब्रिस्क वॉक कर सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ, हल्का सा इम्बेलेंस रहता है मेरी हाथ में। अब ये थोड़ा सपोर्टिव में आ चुका है, मैं थेरेपी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग 2 थेरेपीज राइट नाउ, वन इज फिजियोथेरेपी एंड वन इज नेचुरोपैथी। तो दे आर हेल्पिंग मी अलॉट। मेरा बैलेंस बनने लगा है। पहले मैं बेड से खड़ा भी नहीं हो पाता था, मैं ऐसे बैठ नहीं पाता था, मेरी गर्दन होल्ड नहीं करती थी मुझे, मेरे हेड को होल्ड नहीं करती थी। अब ये होल्ड करने लगी है। हल्का फुल्का पेन रहता है लेकिन वो मुझे पता है कैसे निकलना है वो पेन। एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज कर लेते हैं आप? यस मैम। तो अब जब आपने बताया कि जैसे बीए विद, आप मुझे एक बार बता रहे थे कि मतलब अभी वो पहले जितनी स्मार्टनेस या जितने इंटेलिजेंस के साथ आप पढ़ पाते थे, अभी थोड़ी मुश्किल होती है आपको पढ़ने में? यस मैम, एक्चुअली पता है क्या, क्योंकि ब्रेन इंजरी है तो मैं ज्यादा देर अगर पढ़ता भी हूँ तो मैं मुश्किल मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स पढ़ सकता हूँ अभी। और पहले मैं 24 घंटे पढ़ सकता था। मतलब इफ आई एम रीडिंग अ बुक आई कैन रीड फॉर होल डे अर्लियर। अब मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटे मेरे को सर में दर्द होने लग जाता है। आई नीड टू वॉक, थोड़ा सा पानी वानी पी के तब आऊंगा, तब मैं फिर से पढ़ पाता हूँ। पर तो तो पढ़ते क्यों है? शायद मैं रहती तो मैं छोड़ देती पढ़ना, मुझे लगता है कि चलो जो हो गया, मतलब कुछ कुछ भी कर लेती, मैं पढ़ती नहीं मगर मेरे सर में दर्द होता। आप क्यों, मतलब किस लिए, क्या है मन में, क्या करना है अभी, क्या करना है? मैम देखिए, लाइफ को अचीव करना था, वो गोल जो वो तो मुझे मिल चुका है, लेकिन वो पूरी तरह अचीव नहीं हुआ। उसके साथ एक ड्रीम जुड़ी हुई थी, जो खुशियां मुझे चाहिए, जो पड़ाव चाहिए मुझे जिंदगी में। उन पड़ाव को पाने के लिए मुझे एक और अच्छी जॉब चाहिए, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। टू गेट अ गुड जॉब, गेट अ ग्रेट फ्यूचर, गेट पीसफुल लाइफ एट लास्ट। तो और फौज मेरी को, और बोलिए। बहुत ड्रीम्स जुड़ी हुई मेरे फादर की, मेरी मदर की, मेरी सिस्टर की, कि मेरा भाई, मेरा बेटा उस ओहदे पर जाएगा, उस कुर्सी पर बैठेगा। तो मैंने वो सपने उनके सच करना चाहता हूँ मैम। तो जब आप एकेडमी से थ्रो आउट कर दिए गए थे और ऐसी घटना हो गई थी, तब तो फैमिली का मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया होगा? मैम मोरल तो बहुत डाउन हो गया था, किसी की भी फैमिली का मोरल डाउन हो जाता अगर वो देखते उनका बेटा हट्टा कट्टा गया था और वो बेड पे पड़ा हुआ आया है। लेकिन मेरी फैमिली को मैं इस चीज में बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ कि वो डिमोटिवेट नहीं हुए। डिमोटिवेट हुए होंगे लेकिन मेरे सामने नहीं हुए। तब मैं होश में आया, उन्होंने मुझसे एक चीज कही थी कि बेटा देख, तू वहां से तो आ गया, तुझे आगे जाना है, तुझे रुकना नहीं है। तू एक फौजी का बेटा है, फौजी का बेटा नहीं रुक सकता। तो तो इससे वो, मोटिवेट हुए आप? यस मैम, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आपकी सिस्टर भी डिफेंस में ही है? एक्चुअली ये भी एक स्टोरी है। व्हेन आई केम आउट ऑफ द आर्मी ड्यू टू एन इंजरी, तो शी वाज फुल ऑफ रेज, मतलब उसमें बहुत गुस्सा आ चुका था। लेकिन उसके मन में गुस्सा इस चीज का था कि मेरा भाई वापस कैसे आ गया, अगर मेरा भाई आया तो मैं जाऊंगी। तो उसने ज्वाइन करी है सशस्त्र सीमा बल एज एन सब इंस्पेक्टर राइट नाउ, शी इज इन असम। तो मतलब मैं सोचता हूँ मेरी बहन कैसी है यार, वो मतलब उसने, उसका भाई आ गया, वो चली गई। मतलब मैं उसे सल्यूट करता हूँ, मेरी बहन, शी इज माई प्रिंसेस। वो आपसे बड़ी है या छोटी है? वो मुझसे बड़ी है। अच्छा, शी इज बड़ी एल्डर। बहन है। और आपके जी घर, जब आप एकेडमी से वापस, मैंने क्योंकि कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं जब वो आपसे मिलने आई थी एकेडमी में, बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है। जी जी एंड जी। उसके बाद शायद उस पिक्चर के बाद ही ऐसा इंसिडेंट हो गया था आपके यस कुछ मैम, टाइम। वो पिक्चर 23 मार्च की है, और मेरे को 24 अप्रैल को इंजरी हो गई थी, जस्ट 1 मंथ। एक मंथ के भीतर हो गया था? तो यस मैम।
वो बड़ी बहन है, तो मतलब उसके बाद आप आए तो मतलब लोग, बच्चे माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए करते हैं ये चीजें। जैसे आपके फादर सोल्जर थे, आपने तो आपके सिस्टर ने आपके सपने को पूरा करने के लिए एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल में ज्वाइन कर लिया। यस मैम, मैम वो उसकी मेंटेलिटी मैं नहीं समझ सकता, वो पता नहीं कैसे सोचती है, लेकिन शी इज माई स्पाइन। कहते हैं ना, इंसान, एक ह्यूमन को स्पाइन की जरूरत होती है। तो हम्म। मेरी फैमिली, माई फादर, माई मदर एंड माई सिस्टर आर माई स्पाइन। उन्होंने मुझे खड़ा कर रखा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दे आर बिहाइंड मी राइट नाउ, ऐसे। इतना वो है उनका, मतलब मेरे अंदर। बिना फैमिली के सपोर्ट की तो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है ना किसी भी इंसान की जर्नी। और जी जी। यहाँ पे एक्चुअली सोसाइटी को भी, चेतन जब आप ये बता रहे हो तो मैं बताना चाहूंगी कि जो फैमिली, जो डिसेबल कैडेट्स की फैमिली है, उनको रिस्पेक्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बता रहे हैं, देखिए आपकी स्पाइन है, आप कह रहे हैं, तो कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि ब्यूरोक्रेसी के वो चक्कर लगा रहे हैं, फाइलें लेकर के दौड़ रहे हैं, एंड इफ समबडी गेट्स टू नो कि वो एक ऐसे जाबाज बहादुर के पेरेंट हैं, तो दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड दैट मच, मुझे लगता है। मैम पता है, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी का जो लेवल है ना, वहां हम्म। पर बहुत ज्यादा हमें टेंशन होनी पड़ती है। मैं अभी परसों को ही मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं सुबह 9 बजे गया था, मैं रात को 9 बजे ही घर में घुसा आकर। और मेरी इस कंडीशन में मैं इतना ट्रेवल नहीं कर सकता, मैं सच बताऊं। मेरे को बहुत हेडेक हो जाता है, घर पर आके मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। और पता है क्या, उन्हें वो ये लोग नहीं समझते कि इस बंदे की हालत क्या है। उन्हें वही दिखता है कि उनका फायदा किस चीज में आ रहा है। वो थोड़ा प्रॉफिटेबल लिमिट में सोचते हैं। वो रहता है ना कि ही इज इंजर्ड, ही इज डिस्कार्डेड, दैट्स इट। एक वर्ड हो गया, ही इज बोल्डेड आउट, तो वो खत्म हो गया। नहीं चेतन, समाज में कुछ लोग तो हमेशा ऐसा सोचेंगे, बट यही सोच हमें बदलनी है। इसीलिए आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं कि ऐसे डिस्कार्डेड जैसी तो पहली कोई बात नहीं है। आप लोग बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन हो, पर्सनैलिटीज हो, मैं कहूंगी सेलिब्रिटीज हो, जो समाज के आइकॉन हो ना, बिकॉज इतने लोएस्ट फेज में आप गए हो। उस लोएस्ट फेज से खड़े होकर के यहाँ तक आना कितने लोग कर पाते हैं ना ये, बिकॉज यू हैड एवरीथिंग एट योर फीट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। टीएस क्वालिफाई कर लिया, इंडियन आर्मी कैडेट बन गए, समाज में इतना नाम हो गया कि देखो उनके लड़के ने आर्मी क्वालिफाई कर लिया है, वो लाइफ देखना। और बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, कि पता भी नहीं है कि ब्रेन इंजरी हुई है, तो पता भी नहीं होगा ना कि क्या होने वाला है, लड़का ठीक भी होगा कि नहीं होगा, ये भी फेज है ना। मैम पता है क्या, इंजरी इज अ ब्रेन इंजरी इज अ डिफरेंट थिंग। मेरा माइंड डिस्प्लेस हो गया था टुवर्ड्स राइट बाय 13.5 मिलीमीटर। और कहते हैं अगर वो ऊपर नीचे हो जाता तो मेरी डेथ पक्की थी। वो 13 मिलीमीटर इधर चला गया, उसने इधर की नर्व्स मेरी प्रेस करी, मेरी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई थी। अगर वो ऊपर नीचे हो जाता तो मैं खत्म था, लेकिन बस बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस मैं बचा हुआ हूँ, किसी तरह आपकी विशेष से। पता है मैम क्या, आई वॉज बिफोर आर्मी, आई वॉज इन हिंदू कॉलेज, आई ज्वाइन हिंदू कॉलेज एज अ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। मुझे अब पता लगा है जाके कि वहां पे उस पूरे हिंदू कॉलेज में मेरे लिए प्रेयर्स हुई हैं। जहां पर मेरा ऑपरेशन हुआ पटना में, वहां पे मेरे लिए प्रेयर्स हुई हैं। एंड मैम एवरी रिलीजन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जैनिज्म, मुझे हर तरफ से प्रेयर्स आई थी। मतलब आई आई स्टिल हैव दोस ग्रीटिंग कार्ड्स, वो विश कार्ड्स मेरे पास अब भी हैं, प्रेयर कार्ड्स हैं, जो मेरे पास घर पे मुझे भेजे गए थे, मेरे हॉस्पिटल में भेजे गए थे मुझे। मैम मतलब हर, मतलब जिसे कहते हैं ना ह्यूमैनिटी जस्टिफाइड, वो वर्ड हुआ है मेरे साथ। ह्यूमैनिटी जस्टिफाइड हो गई थी उस दिन, तब उन सबने मेरे लिए प्रेयर करी थी। मैं उस दिन सफल हो गया था। इतने, ये देखिए कि यही तो प्यार है ना, एक सोल्जर को इतनी प्यार मिलती है, डिसेबल कैडेट्स को भी उतनी ही मतलब जो रिस्पेक्ट है मिलनी चाहिए। जितने लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको भी इसमें जोड़ना चाहिए, बिकॉज यू गाइस आर सच सच ब्रेव पर्सनैलिटी, सच इंस्पिरेशनल यूथ। जो कहते हैं ना, आज के यूथ देखिए बैनर लेकर के राइट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ यूथ है जो देश को सर्व करना चाहता है, और ऐसी चीज हो जाती है जैसे बॉर्डर पे कोई शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त करता है, देखिए देश में क्या गुस्सा रहता है या क्या रिस्पेक्ट रहती है। तो मुझे लगता है कि जो कैडेट ट्रेनिंग के दौरान भी अगर इंजरी हो गई है, उसके लिए उसी लेवल का रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिकॉज वो भी फाइटर है ना देश के लिए, उन्होंने भी फाइट करी, सफल नहीं हो पाए, जस्ट ब्लिंक ऑफ अ सेकंड की बात। वो बॉक्सिंग टूर्नामेंट कैसा था चेतन, ऐसा कैसे हो गया, मतलब चोट कैसे लग गई आपको? मैम उसे मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप है, मैं उस पर भी थोड़ा और स्टडी करना चाहता हूँ इसलिए। लेट इट बी, लेट इट बी। बट वही ब्लिंक ऑफ अ सेकंड मुझे लगता है इंजरी होने के लिए
वो एक सेकंड था जो मेरे हाथ से निकल गया और वो उसने पकड़ लिया, दैट्स इट। हाँ, वो वो पंच बहुत लगा। फॉर्चुनेट। जितने भी डिसेबल कैडेट से मैंने बात करी है ना, मुझे वही कि एक ब्लिंक ऑफ अ सेकंड लगता है चोट लगने में, इंजरी, क्योंकि आप लोग की ट्रेनिंग भी बहुत रिगरस होती है। तो आपका यस दिन मैम। कैसे शुरू होता था चेतन अकेडमी में एज अ कैडेट? मैम अकेडमी की बात अगर मैं आपको बताऊंगा आप हंसोगे। मतलब वी आर वेंट टू बेड एट 11 और 11:30, वी वेक अप एट 3:30 AM। हम 3:30 बजे उठते थे सुबह सुबह। एंड देन वी गो फॉर पीटी। हम पीटी के लिए तैयार होते थे। पीटी 5 बजे होती थी लेकिन 3:30 बजे तैयार हो जाना होता था, बिकॉज सीनियर्स को तैयार होना होता तो उन्हें भी टाइम चाहिए होता था। तो हमारा टाइम पीरियड बटा हुआ था, 4:30 तक जूनियर्स के लिए, 4:30 5:30 सीनियर्स के लिए। वहां पर हम अंदर गए, तैयार होकर आए, पीटी में पीटी करके आए, फिर ड्रिल होती थी हमारी, फिर हमारे स्टडी लेक्चर्स होते थे, कंप्यूटर लेक्चर्स, आरटी लेक्चर्स, गन लेक्चर्स, जिसमें हमें कभी कभी एलडी होती थी, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन होता था। हमारे कैंप्स लगते थे, उनका अलग टाइमिंग होता था, लेकिन ऑन नॉर्मल डेज लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हमारे 1:30-2 बजे तक हमारे फिनिश हो जाते थे। हम 2:30 तक हमें लंच का टाइम मिलता था। लंच के टाइम में आप जानते हैं कितना टाइम मिलता है, तो सबको पता है कितना टाइम मिलता है। जाते हैं, फिर मेस एटिकेट्स के साथ खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स शाम को गेम्स पीरियड एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज पीरियड, डिनर टाइम, फिर नाइट पीटी स्टार्ट हो जाती है, हमारी नाइट पीटी हो जाती है। इनके बीच में शाम को प्लेयर जो हमारा गेमिंग पीरियड होता है वो 6:30, 7:30, 8:30 तक का होता है। हमारे AQs आते थे, कंपनी कमांडर्स आते थे, प्लेटून कमांडर्स आते थे, वो हमारे साथ खेला करते थे। मतलब वो ही उनका प्रॉपर एक अपमैनशिप रहती है वहां पर। लेकिन इट्स अ गुड अकेडमी, इज अ गुड प्लेस। आपको सब कुछ याद है? बहुत मिस करते हैं, आज भी मिस करते हैं कि वो टाइम? मैम मिस तो मैम वो चीज तो कभी निकलेगी नहीं, वो तो एक अंदर जा चुकी है चीज। लेकिन उसने जो वो वुंड्स है उन्हें हील कर रहा हूँ मैं, बस किस तरह वो हीलिंग पावर लगा रहा हूँ कि वो हील हो जाए। और वो हील कैसे होंगे, वो यही चीज है कि मैं एक ऐसी अच्छी जॉब पर जाऊं जिससे मैं उन चीजों को भूल सकूं। कोई ऐसा फेज आया था जब कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसी फीलिंग्स आती हैं? मैम बहुत बार आती है मैम। मैं बताता हूँ, मैं आईसीयू के बाद मुझे भेजा गया था लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर यूनिट में। एलटेक कहते हैं उसे, R&R में। एलटेक रूम में तब मैं मेरे को पूरा बड़ा रूम दिया गया था, क्योंकि मैं ऑफिसर कैडेट था। वहां पहला केस आया था, दूसरा केस ऑफिसर कैडेट का R&R में। मैं वहां पे एडमिटेड था। तो शाम के वक्त आफ्टर कमिंग फ्रॉम माई वॉक, अपनी वॉक करने के बाद तब मैं आता था। तो मुझे वॉकिंग क्या करता था, मैं व्हील चेयर में घुमा कर लाते थे। उसके बाद में आके बेड पर तब मैं लेटता था। तो मन में आता था कि इस वक्त अगर मैं एकेडमी में होता तो मैं मोस्टली इन पीटी पीरियड में होता या गेम्स पीरियड में होता। तो वो चीज सोच के, वहां पे जो लाइफ थी उसे सोच के, वो स्टार्स जो यहाँ लगने थे उन्हें सोच के, और मेरे घर वालों की जो स्माइल होती उस वक्त मैं पिपिंग आउट परेड में होता, वो सोच के बहुत बुरा लगता है। आपके बट उन्हें, बैच, जी, बोलिए चेतन, बता, बोलिए। लेकिन अगर मैं उन चीजों को लेकर बैठा रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो चीज पीछे विदहोल्ड करेंगे मुझे। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर जो छूट गया, मैं आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि वो चीज मुझे मिले। आपके जो बैचमेट है चेतन, वो कब पास आउट हो गए? उनके मैम वो टाइम? पास आउट हुए थे 2019 में, 2019 अप्रैल में। अच्छा, बस 2 साल पहले। अभी मतलब अभी आप ल्यूटेनेंट होते अगर आप पास आउट हो जाते तो? मोस्ट कैप्टन? अभी, और अगर कैप्टन कैप्टन हो जाता मैं। कैप्टन होते हैं, हाँ। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझसे मिलने भी आते हैं। एंड मोस्ट, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिससे मेरा बाउट हुआ था, जिस बंदे के बाद से मेरे को मैं कभी उठा ही नहीं था, वो बंदा मुझसे मिलने आता है और वो अभी सॉरी फील करता है बहुत। मैंने कहा भाई तेरी गलती नहीं थी, वो कुछ और चीजें थी जिससे मेरे को चोट लगी, तेरी गलती नहीं थी। बट वो अभी इतना फील करता है मेरे लिए। मैंने कहा भाई तू परेशान मत हो। एंड मैम, मैं मेरे नाम है चेतन चौधरी, हिज नेम इज निशांत चौधरी। वो कहता है यार मैंने अपने भाई को मार दिया, ऐसे करता है वो, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। उनकी एक्चुअली में गलती नहीं है। वो अगर देख रहे होंगे तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि वो करिकुलम ऐसा है, वो वही ब्लिंक ऑफ अ सेकंड। हम रोड पे भी चलते हैं तो आप देखो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पैर भी फिसल जाता है ना? मैं वही अ, वही चीज कहता हूँ मैं उससे, कि अगर हाँ, अकेडमी में ना लगती तो मुझे बाहर लग जाती, और अगर बाहर लग जाती तो शायद कुछ भी ना मिलता।
अभी मैं घर पर तो हूँ, वरना सब कुछ बिक चुका होता मैम। इतना महंगा मेरा जो ट्रीटमेंट था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट था। मैं घर में बैठा हुआ हूँ तो वो शायद आर्मी की वजह से ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंस होल्ड कर लिए। अगर यहाँ पर हो तो शायद नहीं कर पाते। आर्मी ने कैसे क्या क्या सपोर्ट दिया आपको? क्योंकि यूजुअली जो रूल्स हैं वो तो यही है कि एक्स ग्राशिया के अलावा चेतन कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता मैम। फाइट चल रही है कि भाई आप डिसेबिलिटी पेंशन दीजिए, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दीजिए। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आर्मी ने कैसे सपोर्ट किया, मतलब पर्सनल लेवल पे। मुझे पता है कि ऑफिशियल लेवल पे कोई भी हेल्प आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप ऑथोराइज्ड ही नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस किसी भी नो हेल्प मैम। के लिए, चाहे वो मिलिट्री जी। हॉस्पिटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो जो पर्सनल लेवल पे बिना नाम लिए हुए आप बता सकते हैं कि कैसे, जैसे आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, आपके कमांडेंट होंगे, या फिर आपके कैडेट, जो आपका जो फ्रेंड सर्कल कमरेडियर जो आपकी है, आप इसमें कैसे, कहाँ से कैसे कैसे हेल्प मिली आपको उस समय समय? मैम मैं दो चीजों में डिवाइड कर सकता हूँ इसे। एक तो था फाइनेंशियली मोरल मॉरल सपोर्ट, सिंपैथेटिक सपोर्ट, और एक जो मुझे सपोर्ट करने आए थे, मतलब जो मुझसे फिजिकली आकर मिले। इसमें जो मॉरल सपोर्ट में थे मेरे ड्रिल उस्ताद, पीटी उस्ताद, वो आकर कहते हैं, याद दिलाते हैं कि बेटा तू कहाँ चला गया, तेरे तो अभी पनिशमेंट बाकी थी, तेरे को तो दोबारा आना था। और एंड माई कंपनी कमांडर, एक्स कंपनी कमांडर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ही वॉज राइट नाउ इन आर्मी ओनली, उन्होंने मुझसे कहा था कि आई कैन सेंड यू टू फौजीज जो आपका ऐसे आपके साथ ऐसे विद होल्डर रहेंगे, मतलब जो आपको हेल्प करेंगे आपकी चीजें करवाने में। मैंने कहा नहीं सर, आप इतना कह रहे हैं यही बहुत है मेरे लिए। और आपके फ्रेंड्स भी आपके टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं आपसे? यस मैं, मेरे फ्रेंड्स तो मतलब दे आर लाइक कि वो भाई बन चुके हैं मेरे। बिकॉज तब मैं आईसीयू में था, वो मुझसे मिलने आए थे R&R में। तो ऑल ऑफ देम देयर वर 7 ऑफ माय फ्रेंड्स जो मुझसे मिलने आए थे, एंड दे ऑल वर क्राइंग। मेरे पापा ने मुझे बताया कि तेरे दोस्त भी रोए थे, तो मैं उन्हें चिढ़ाता हूँ अब कि तुम रो क्यों रहे थे बे। क्योंकि उन्हें हंसाना पड़ता है, वरना वो और परेशान हो जाएंगे, और मैं परेशान हो जाऊंगा तो और दिक्कत हो जाती है। आ, वही बात है चेतन की, इतने सारे लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई हैं आपसे, और आपके जैसे बहुत जो दूसरे डिसेबल कैडेट्स हैं उनके साथ। आप बता भी रहे हैं कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो लोगों ने कार्ड्स भेजे थे और काफी दुआएं की थी, प्रेयर की थी आपके लिए। बट द पॉइंट इज चेतन की, फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कुछ रूल्स रेगुलेशन, क्या करना क्या चाहिए हम एज अ नेशन, एज सोसाइटी, और गवर्नमेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं डिसेबल कैडेट्स के लिए? मैम डिसेबल्ड कैडेट्स के लिए फिलहाल जो चीजें हैं वो है एक्स ग्रेशिया अवार्ड, जिसे अभी एक शायद एक वायरल एक फोटो हुआ था इंस्टा पे, वो जिसपे हमें बता रखा है, हमें बहुत ग्लोरीफाई करके दिखा रखा था क्या क्या मिलता है हमें। वो शायद आपने भी शेयर किया था। मैंने कहा इसमें तो कुछ भी बढ़ा हुआ नहीं, ये सब वही चीज है। मेरे को थोड़ी खुशी हुई थी, क्या बढ़ गया क्या बढ़ गया। लेकिन देखा था तो सेम डॉक्यूमेंट मेरे पास घर पे रखा हुआ है। हाँ जो डेफिनेटली, वो अचानक आया था तो मैंने काउंटर किया था कि नहीं, ये पुरानी ही चीजें बता रहे हैं वो। हम्म। यस मैम, और पता है मैम क्या, मुझे हम कैडेट्स को मुझे क्या हम कैडेट्स को सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सपोर्ट। सिंपैथी क्योंकि हमारे पास बहुत है, हमारी फैमिली है, हमारे आप लोग इतना प्यार करते हैं हमसे, वो सिंपैथी हमारे पास है। हमें चाहिए सपोर्ट, सपोर्ट इन द सेंस, मैं एक चीज चाहता हूँ, थोड़ी हाइपोथेटिकल चीज है लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम कैडेट बोर्ड आउट नहीं, अगर हम इंजर्ड हो रहे हैं, वी शुड नॉट बी बोर्डेड आउट। ये बोर्डेड आउट फॉर इंजर्ड कैडेट्स हट जाना चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड आउट हुए, हम इंजर्ड हुए हैं, अपनी गलती से नहीं हुए। अगर एग्रावेटेड होंगे तो होंगे, नाना केस, ए केस, बहुत तरीके केसेस होते हैं हमारे साथ। लेकिन अगर आप हमें इंजर्ड आउट कर रहे हैं तो वो चीज सोचिए कि हम एसएसबी क्लियर कर कर आए हैं, वी गॉट दोस OLQs, और वो तब बहुत कम मिलते हैं मैम। एसएसबी पासिंग रेट 5% से भी कम होता है। अगर 300 बच्चे जाते हैं, 5 रिकमेंड होते हैं, उनमें से एक मेडिकल फिट होता है, जो मैं था गलती से। तो मैं वही चीज बताना चाहता हूँ कि हमें बोर्ड आउट नहीं करना चाहिए। बोर्ड आउट इन द सेंस, अगर हम फील्ड में नहीं काम करेंगे, वी कैन वर्क एट ऑफिस, ऑफिस में भी ऑफिसर जॉब चाहिए। और हमेशा रिपोर्ट्स आती हैं, देयर आर सेवरल रिपोर्ट्स कि आर्मी में ऑफिसर्स की कमी है। हम रोज पढ़ लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्विंट हिंदुस्तान, द हिंदू टाइम्स में, द हिंदू में रिपोर्ट्स आती हैं कि ऑफिसर्स की कमी है। वो क्यों कमी है? क्योंकि उन्हें एक ऑफिसर लेवल जॉब मिल चुकी है आर्मी में, लेकिन उनका मन करता है कि वो थोड़ा और फ्रीडम हो पाए, वो बाहर यूपीएससी IAS जॉब मिल जाती है फिर उन्हें, क्योंकि वो देखें दे आर इनफ इंटेलिजेंट टू सिक्योर दैट मच मार्क्स। उसके बाद वो छोड़ देते हैं, तो ऑफिसर्स की कमी पड़ जाती है।
मैं कहता हूँ अगर हम जैसे कैडेट्स हैं जो ऑफिसर की लाइक क्वालिटीज एंडोर्स करते हैं एंड वी आर इंजर्ड, यू कैन यूज अस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अस आउट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन मैं बस इसे कन्वे करना चाहता था आपके द्वारा। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जो मैंने भी जैसे जब वीडियो बनाई थी तो मैंने भी इस बात को मेंशन किया था। और जो लोग भी जानते हैं डिसेबल कैडेट्स के बारे में वही बात करते हैं कि जो डिसेबल कैडेट्स हैं वो है तो कैडेट ही ना, मतलब बॉडी ही ना थोड़ी सी इंजर्ड हुई है या डिसेबल्ड हुई है, माइंड और ओएल की जो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है वो तो है उनमें ऑलरेडी इनहेरेंट है, उनके वो अंदर तो वो वो, एग्जिस्ट वो तो करती है। वो और तो फौज एम्बाइब्ड हो में चुकी है। इम्बाइब्ड होती है, वो ऑलरेडी होती है। एसएसबी क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है कि भाई इसमें ओएलक्यू है, उनको ढूंढ के निकालता है। तो वो ऑलरेडी है उनमें, वो ब्राइट बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे जो बचपन से मेरिटोरियस होते हैं वही तो बनेंगे ना, फौज ज्वाइन करने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, जोश जुनून। तो ऐसे बच्चों को बोर्ड आउट करना तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है और मुझे लगता है अनएथिकल भी है, मैं तो कहूंगी। क्योंकि सिविलियंस रिक्रूट करती है, आर्मी सिविलियंस रिक्रूट करती है, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन कोर हो गया है। आजकल तो इंफॉर्मेशन हाइब्रिड वॉरफेयर जैसी चीजें भी आने लगी हैं, कंप्यूटर मैम एक्सपर्ट्स बहुत बहुत है। सारी चीजें आती बहुत सारी डिफेंस मिनिस्ट्री में काफी वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं जो डिसेबल कैडेट्स हैं उनको क्यों नहीं हम ले सकते हैं, उनकी एक्सपर्टीज को क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं? बिकॉज डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज भी होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो उस उनकी काबिलियत के हिसाब से वी मस्ट यूटिलाइज इट। एंड आई डोंट नो कि इतना क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्या कारण है चेतन, क्यों नहीं हो रहा है ये सब कुछ अभी? जैसे जब ये वीडियो आई थी मेरी तो बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट था, बहुत प्यार था, बहुत लोग जुड़े भी इससे, बट फिर वही है, आप देख लो 1 महीने के भीतर कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है चेतन, मतलब? मैम कहते हैं ना टर्टल्स वॉक बहुत स्लो रह जाती है। हमारा सिस्टम कछुए की तरह चलता है, और कछुआ तब तक वहां तक पहुंचता है तक बहुत देर हो जाती है। तो वो बहुत मतलब डिलेड होकर तो डिनाइड हो चुका है, हम कहते हैं ना। तो वो एक फ्रेज काम आती है, अगर डिले है तो डिनाइड हो चुका है। तो वही चीज आती है हमारे ब्यूरोक्रेसी में, और मेनली लोअर ब्यूरोक्रेसी, मैं इसे वर्ड देना चाहूंगा लोअर ब्यूरोक्रेसी में। वहां पे जाके चीजों को इतना खींचा जाता है कि हमें ना मिल पाए, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। मैं उनका और अपना इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आप भी जानते हैं। क्योंकि लोअर ब्यूरोक्रेसी में वो चीज आ जाती है कि उनका अगर उनका नुकसान है तो ही हमारा फायदा आ पाएगा, ऐसे ही रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो वो चीज थोड़ी गड़बड़ रह जाती है। लेकिन सोचना चाहिए कि यार हम लोगों ने वो अर्न करा है, वो चीजें जो हमें मिलनी चाहिए। अगर वो हमसे चली गई बाय हुक और बाय क्रुक, वो हमसे छूट गई, तो वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए एबल हैं, हम उसके लिए पूरे प्रॉपरली एक सिलेक्टेड बंदे हैं, वो OLQs हमारे अंदर हैं, वो क्वालिटीज हैं जो हम जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। तो व्हाई डोंट यू गिव अस? आप उसकी जगह नए लोग हायर करते हैं। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रेनिंग पीरियड का एक कॉस्ट होता है हर क्रेडिट का, पर मंथ कॉस्ट, जो उसका मतलब जो उस पर लगते हैं हमारे। मैं 4 मंथ बाद बोर्ड आउट हो गया, कई बच्चे 4 साल बाद ही बोर्ड आउट होते हैं 5 साल की ट्रेनिंग में। वो सारे पैसे कहाँ गए? ऑल इन वेस्ट, ऑल फॉर जीरो। और अब फिर नए क्रेडिट्स हायर वो रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा नए रिक्रूट सिलेक्ट करने के लिए, नए ऑफिसर सिलेक्ट करने के लिए, बट अगर आप नए ऑफिसर सिलेक्ट करते हैं तो जिन्हें आप छोड़ चुके हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी सोचो। बिल्कुल। और ये तो लॉ है ना, नेशन में तो लॉ है, डिसेबिलिटी विथ पर्सन्स एक्ट जो है, पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट जो है, जिसमें वो तो नॉर्मल लॉ है कि कहता है कि भाई अगर सरकारी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो इंजर्ड हो जाता है या मेडिकली अनफिट करार दिया जाता है। पियोन हो, क्लर्क हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, उन सबको तो मिलता है, सारे पेंशन मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं। तो ऑफिसर कैडेट्स को क्यों नहीं करते हैं? जो आप कह रहे हैं कॉस्ट की बात बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं है। आपने एक बार अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डिफेंस पर्सनल भी तो है, तो ये सौतेला व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। एंड वो भी यंग मैम बच्चे हैं, मतलब आपकी पूरी जिंदगी देखिए चेतन, यू योरसेल्फ इज सो यंग, पूरी जिंदगी पड़ी है आपके सामने। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द पैशन फॉर द नेशन कि आपको ये चोट भी लगी। तो एज सोसाइटी, एज नेशन, मतलब हम कंपैशनेट बैकग्राउंड पे, तो आप देखो कि बाढ़ होता है, सूखा होता है, वहां कंपैशनेट बैकग्राउंड पे देते हैं चीजें। यहाँ तो कंपैशन की बात ही नहीं, यहाँ तो राइट्स की बात है ना, जो राइट्स की बात हम कर रहे हैं। तो मैम पता है, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको थोड़ा रिकरेक्ट करूंगा इस चीज में। ऑल दो वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं एक ऑफिसर कैडेट हूँ, तो अकेडमी में जाने से पहले इतना मोटा रजिस्टर होता है NOCs का,
आपको पता होगा वो एनओसीज में, उसमें हमें तब हम जा रहे होते हैं बिना देखे साइन कर देते हैं। कौन देखेगा भाई? मैं ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, मैं क्यों देखूं साइन को? उनमें लिखा रहता है इफ यू आर इंजर्ड इन ड्यूटी और ऑन ट्रेनिंग। ऑन ड्यूटी तो आपको कुछ मिलेगा, अगर ट्रेनिंग में हो तो यू आर नॉट नन ऑफ अस, यू आर नॉट वन ऑफ अस। आप खुद सोच लीजिए, अगर हम ट्रेनिंग में आउट होते हैं तो वो एकदम हमसे पत्ता झाड़ लेते हैं कि ये तो हम जानते ही नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं अपना, मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है R&R से, ट्रीटमेंट का मेडिकेशन चल रही है, मेडिसिन लेने जाता हूँ, तो मैं उस वहां पे अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब पूछिए क्यों? मैं क्यों नहीं क्यों? एंटर कर सकता? क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई आई कार्ड नहीं है। मेरे पास कोई एक चीज नहीं जिससे मैं दिखा सकूं कि मैं आर्मी में था। चीज यहीं पे हम, जहाँ पे हम गलत चूक कर रहे हैं या फिर सिस्टम में चूक है ये, कि यहाँ पर ना ये गड़बड़ हो जाती है। वो हमें आई कार्ड नहीं दे रहे, पीपीओ दे देते हैं। पीपीओ अगर मैं दिखाता हूँ, वो कहता है ये तो किसी भी सर्विस का हो सकता है, आप आरआर के नहीं हो सकते, आप आर्मी में नहीं हो, क्योंकि हर सर्विस में आपको पीपीओ मिलता है। मेरे पास अब ऐसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है एक्सेप्ट माई पीपीओ एंड माई रिलीविंग ऑर्डर कि मैं आर्मी में था। तो वो चीज गड़बड़ है जो मैं, और मेरा जो हमारे साथ जो और बंद कैडेट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट वो तो दिया जाए कि हम आर्मी में हुआ करते थे। और मैं तो उससे भी आगे चाहता हूँ कि अगर आर्मी में हुआ करते थे, ये थे हट जाना चाहिए, हम हैं। बिल्कुल रिक्रूट बिल्कुल। अगेन अगेन सेलेक्ट अस बिकॉज वी हैव गॉट दैट OLQs जो एक ऑफिसर में होने चाहिए। वी कैन सिट ऑन अ कंप्यूटर, कैन डू योर वर्क एज वेल, इफ नॉट ऑन चेतन, फील्ड। वो कहते हैं ना, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। यही रीजन है। आप थे नहीं, आप वाकई हो। आप देखो कि एक जब सोल्जर रिटायर होता है, वेटरन जिसको कहते हैं, वो हमेशा अपना रैंक कैरी करता है ना। उसके पास एक्स सर्विसमैन का कार्ड होता है, आई कार्ड होती है। तो देर इज अ रीजन फॉर दैट। जैसे सर्विस छोड़ने के बाद अगर आप मेजर है या कैप्टन है या लेफ्टिनेंट जनरल है, तो वो रैंक आप सर्विस के बाद भी कैरी करते हैं। उसका रीजन है कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, देश के लिए आपको चुन के निकाला जाता है। तो ये सही, वाकई आप सही कह रहे हैं कि सिस्टम में चूक है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान चोट लगती है। सोल्जर बनने के क्वेस्ट में आप ड्यूटी पर थे, एक्टिव ड्यूटी पर थे। कोई माने ना माने, मतलब ब्यूरोक्रेसी ना ही माने, वो अलग बात है। तो आप, डजंट मेक सेंस कि आपको सोल्जर बनने से भी इनकार कर देते हैं, एक छोटा सा आई कार्ड भी नहीं देते हैं। मतलब ये भी बहुत ही अस्टॉनिशमेंट की बात है। मैम, बस यही चीजें हैं जो जो यहाँ पे सिस्टम थोड़े गलती कर देता है, कि वो ये सोचता ही नहीं है कि यार वो बच्चा जिसका जो वहां पे पड़ा हुआ है या हॉस्पिटल में है, वो भी किसी फैमिली से आया होगा। और इन माई केस, मतलब आर्मी बैकग्राउंड से, मेरी तो आर्मी की फैमिली है। तो आप एक एक उसको ना सोच के, कैडेट को ना सोच के, वो आर्मी का फौजी उसका बेटा है, उस फौजी के लिए सोच लो, या उसकी माँ के लिए सोच लो जो वहां पे रो रही है। मैम, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फैमिली के लिए उसके बाद विथस्टैंड करना, कि एक तो उनका जवान बेटा उन्होंने फौज में भेज दिया, वो चोट खाकर आ गया, और फिर अब वो उसे संभाल रहे हैं। और मैम, मेरी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, मेरे को फ्रेश भी मेरे पापा कराया करते थे फॉर एटलीस्ट 1-2 years। उसके बाद मैं अब इतना एबल हो चुका हूँ कि मैं खुद फ्रेश हो लेता हूँ, आई कैन टेक अ बाथ ऑन माई ओन। लेकिन डॉक्टर सभी मना करते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि मैं ठीक हो पाऊंगा। उन्होंने कहा था ये बोल नहीं पाएगा, ही कैन नॉट वॉक, वो शायद देख भी ना पाए। लेकिन मैं आपके आगे बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी वॉकिंग करके ही आया। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं उनको इन सब चीजों पे प्रूव कर रहा हूँ रॉन्ग, तो दे शुड ऑल्सो एक्सेप्ट मी एज ए गुड ऑफिसर, एज ए ऑफिसर ऑफ एन इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज अ कैडेट, जब, मतलब जब आप निकल गए आज एज अ डिसेबल कैडेट, जब आप आ गए हैं, तो एक जो मन में है कि यू शुड बी एक्सेप्टेड, जो आपने कही ना कि सिंपथी नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये मैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपथी चीज है। सिंपथी बहुत सारी मिल जाती है, हर कोई भी बंदा सिंपथी तो हम उस एक, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कोई अगर दारू पी के भी पड़ा हुआ है, उसे चोट लग गई, हम उसे भी कहेंगे यार कैसे लग गई, गलती से लग गई। और अगर आप वही सिंपैथी हमें दे रहे हैं, तो यू आर नॉट मेकिंग जस्टिस टू अस। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, बिकॉज मुझे याद है कि कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि मैम डोनेशन डोनेशन देना चाहते हैं, क्राउड फंडिंग। ये बहुत ही मुझे समझ नहीं आता लोगों की सोच कैसी है। बिकॉज जो बंदा सोल्जर बनने की हैसियत रखता है, हिम्मत रखता है, जोश रखता है, उसको
आप क्या ही दे सकते हो ना, आप उसको उसका राइट दे दो एज सोसाइटी एज नेशन, यही बहुत बड़ी बात है। और ये नहीं हो हम्म। रही है बिकॉज अभी मुझे लग रहा था जैसे कुछ होगा, अभी फिर बीच में फार्मर्स प्रोटेस्ट आ गया, तो मतलब जैसे कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी इधर उधर से, मुझे भी सुनने को आई कि डिफेंस मिनिस्ट्री में बात हुई है, पीएमओ से प्रेशर पड़ा है, जेतन मुझे ऐसी चीजें सुनने को आई हैं कि पीएमओ से प्रेशर पड़ा है, डिफेंस मिनिस्ट्री। इवन आपको एक किस्सा बताती हूँ कि अभी मुझे पता चला कि जो आर्ट्रैक कमांडेंट है, मतलब आई डोंट नो उनका नाम लेना चाहिए नहीं, मतलब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जो हेड है आप समझो, आर्ट वो, रिकमेंडेड। हाँ वो आप और मैं समझते हैं, आई डोंट नो यहाँ बोलना चाहिए कि जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो हेड है, उन्होंने एक ट्रेनिंग एकेडमी स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे कैडेट है उनको विजिट किया, तो वहां पे जो कैडेट्स हैं, अ, इस वीडियो के बाद जो मैं जो बनाई थी उसके बाद वो कह रहे थे, जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि अ, हमको चोट लग जाती है, ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं, ये चीजें आ रही है दिमाग में, तो वो पूछेंगे कि तो हम क्या कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, तो उन्होंने कहा था कि मैंने देखा है, वो वीडियो मैंने देखा है और हम कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ कि एक अवेयरनेस क्रिएट हुई थी और काफी बड़े बड़े लेवल्स तक गई थी, काफी बड़े बड़े, बट फिर वही है कि अभी जैसे एक फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया तो ये मुद्दा दब जाता है, बिकॉज फिर मिनिस्ट्री जो है उसका ध्यान डेविएट हो जाता है, और हमारी नंबर एज अ डिसेबल कैडेट के जो सपोर्टर्स हैं या जो है, नंबर इतना कम है कि प्रेशर नहीं बना सकते ना। अब हमारे लिए तो रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग नहीं ना करेंगी ट्वीट, डिसेबल कैडेट्स के लिए कौन करेगा, ना ही क्विंट और वायर ऐसी जो मीडिया हाउसेस हैं वो आर्टिकल्स लिखेंगी। आप लोगों के लिए कितने लोगों ने आर्टिकल लिखा, नहीं लिया ना। नहीं लिया मैम। अब मैम वी आर जस्ट 300 और 350 इन काउंटिंग। तो मैम ये तो एक मतलब एक वोट भी नहीं बनता, 1% भी नहीं है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का। जबकि अगर नंबर से नहीं देखें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करें, तो जितना इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, आपका जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, सोसाइटल बेसिस पे, नेशनल बेसिस पे, इससे ये अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो तराजू में अगर आप तौलोगे ना तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और ये मैम इतना ये बहुत छोटा, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ना। और अभी सिर्फ आपके जनरेशन तक की बात नहीं है, अभी और आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे जो डिफेंस एस्पिरेंट है, कल को ऑफिसर बनेंगे, उनमें से भी ऐसा हादसा होने की चांस है। तो हम यस मैम। सबकी जिंदगियां बचाएंगे, सबको एक सही दिशा देंगे, ये ऑलरेडी अच्छे बच्चे हैं, बट यहाँ नहीं हो रहा है ना काम, यहाँ लोगों का अटेंशन नहीं है, लोग लड़ाइयां कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में, जो कि ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है, बट मैं हिपोक्रेसी की बात करें, डिसेबल कैडेट्स के लिए वो जोश कहाँ चला जाता है, ये मीडिया हाउसेस क्यों नहीं आती हैं, क्विंट है, वायर है, आप लोगों का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते और आप लोगों का साइड क्यों नहीं रखते हैं, हमारे जैसे लोग ही थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं इस चीज को बाहर लाने के लिए। तो क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी नहीं है, हमारे पास लॉबी नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है, और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो और मैम ये प्रॉफिटेबल भी नहीं है और ये ये चीज भी है। प्रॉफिटेबल भी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्रॉफिटेबल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली काम नहीं हो पाता है। एंड आई जस्ट होप कि ये जो थिंकिंग है प्रॉफिट लॉस की ना, ये थोड़ी चेंज हो जाए चेतन, और कुछ काम हो इस बारे में ना। अच्छा चेतन, ये बताइए कि अभी आप आगे क्या प्लान करने का सोच रहे हैं, मतलब मैम यूपीएससी प्लानिंग, मैंने बताया जैसे मैंने अभी एसवाइएल से बैचलर्स ग्रेजुएशन कर लिया है अपना, मैंने 29 में फिनिश किया है। तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एंड अदर सिविल सर्विस जॉब्स के लिए। तो उन्हीं के लिए मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। तो बस वही चीज है, लेकिन अब पता है वो पावर नहीं रह पा रही कि वो ग्रेस्प कर लूं एकदम से। पहले तो इफ आई रीड वंस आई कैन ग्रेस्प इट ऑल ओवर इट, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब मैं कम से कम 2 या 3 बार पढ़ूंगा तो जाके वो चीज आएगी। तो वो हल्की सी स्पीड कम हो गई है, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ जोश कम नहीं हुआ है, और आप कोशिश कर रहे हैं, कि बड़ी बात है, आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप सोचो कि यही OLQs है ना चेतन, वो क्वालिटी सेलेक्ट हो गई, मतलब अभी भी जोश जुनून में कमी नहीं आई है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैसेज है चेतन, जो बहुत सारे बच्चे हैं फौजी अफसर बनने का सपना देखना चाहते हैं, कोई मैसेज है, यस क्योंकि आप एक जेंटलमैन कैडेट रहे हैं, खुद वो परीक्षा पास करी है, कोई मैसेज उनके लिए, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मैम बस एक ही चीज है। अभी मुझे पता लगा, मैं अपने केस से जोड़कर बताऊंगा आपको। मेरे होम टाउन में पता लगा कि मेरे को चोट लग गई है, मैं आर्मी से वापस आ गया हूँ। तो वहां पे न जाने कितने बच्चे थे, न जाने कितने बच्चे थे जिनके घर वाले कहने लगे हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को आर्मी में। तो मैंने उनसे खुद जाके बात करी, उन्होंने कहा बेटा तुम जैसे बच्चे को लगे, तुम तो एक हीरा थे हमारे लिए, हमारे बच्चे को लग जाएगी तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा अंकल जी, पिताजी, मौसा जी, ये 1000 में से एक के साथ होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब
0 से भी कम की प्रोबेबिलिटी रहती है, 1 से भी कम की प्रोबेबिलिटी रहती है, परसेंटेज बहुत ही कम है। तो ये चीज तो भूल जाओगी, लगेगी, लग गई तो वो खुदा ना खासा गलती से होगा, पर नहीं लगती। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे ऐसा केस शायद एक ही हुआ था मेरे फुल ईयर में। तो बस वही चीजें बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा लोन वो चीज रहती है। और डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए उन्हें तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमने सुना है कि एसएसबी रिकमेंडेड, एसएसबी रिपीटर्स, रिपीटर्स एक बड़ा वर्ड आ जाता है, रिपीटर्स के लिए बस एक ही चीज है, एक डायलॉग बोलूंगा, थोड़ी फिल्मी बात हो जाएगी लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। रॉकी बेल्बोआ की मूवी का एक डायलॉग था, इट डोंट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, it's about how hard you can get it and keep moving forward. It's not about how much you can take, it's not about how much you can hit, it's about how much you can take and keep moving forward. So do you work to take that hit and don't point fingers saying कि मैं ये नहीं बन पाया तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो लोग कायर करते हैं और तुम कायर नहीं हो, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल योरसेल्फ। तो बस मैं यही चीज मैं खुद को बोलता हूँ और सबको बोलता हूँ कि अगर तुम फेल हो रहे हो तो कहीं तुम्हारी गलती रह गई होगी, बस तुम्हारी प्रिपरेशन में गड़बड़ रही होगी। फेल हो रहे हो तो उसे सुधारो और दोबारा ट्राई करो। ये जो ये आप बातें कह रहे हैं ना चेतन, बच्चे 10th या 12th में फेल हो जाते हैं ना तो पंखे से लटक जाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। ब्रेकअप हो जाता है ना गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, तो उन्हें हम हाथों की जैसे काट लेते हैं। हाथों के नसें काट लेंगे या बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे एंड गलत आदतें पकड़ लेते हैं। आप देखो कि आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। और जब आप बात कर रहे हो, मैं खुद एक फौजी की बीवी हूँ, मुझे 12 साल हो गए हैं फौज में। यू आर टॉकिंग लाइक एन यंग पैशनेट ऑफिसर। वो एक ऑफिसर क्वालिटी जो है, यू आर एन ऑफिसर, तो वो चीज आपसे कोई निकाल नहीं सकता ना। और एसएसपी यही देखती है और ऐसे बंदों को निकालती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो कह रही हूँ देश का दुर्भाग्य है कि आपके जैसे बच्चों को दे कैन नॉट रिटेन इनटू एनी सर्विसेज और रिहैबिलिटेट नहीं कर पा रहे। फौज का नुकसान है ये। इस सोच के साथ आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे देश को, सोसाइटी को, हेल्प करोगे लोगों को एट द एंड, यही एम होता है ना अल्टीमेटली गवर्नमेंट सर्विसेज का। तो व्हेन यू और टॉकिंग इट लाइक एन ऑफिसर चेतन, वो जोश, वो जुनून, वो मोटिवेशन, फोकस सब कुछ है। पता है मैम क्या, एक चीज रहती है कि मुझे सर्व करना है नेशन को। हम सारे बंदों में एक चीज रहती है कि सर्व करना है नेशन को। अगर हम सर्विस बॉर्डर पे नहीं कर सकते बिकॉज हम छोटे लोग हो चुके हैं, तो हम वैसे सर्व कर सकते हैं, मॉरली सर्व कर सकते हैं, इमोशनली सर्व कर सकते हैं। तो मैम ये एक स्माइल तो जरूरी है क्योंकि दूसरों को मोटिवेट करना होता है। और नेक्स्ट चीज ये कि अगर हम ही उदास रहेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है वो क्या कहेंगी हमारी आर्मी को देखकर। हमारी आर्मी ऐसे ही सबसे बड़ी आर्मी नहीं होने वाली है, ऑल्दो इट्स एट थर्ड, लेकिन थर्ड पे फर्स्ट पे भी जाएगी, क्योंकि हमारे देश के बच्चे जो है ना वो सैल्यूट करते हैं, जाते हुए ऑफिसर्स को जाते हुए सैल्यूट करते हैं और ये कहते हैं मैं अभी फौजी बनूंगा। तो वो जज्बा होना चाहिए हर बच्चे में। और मैं तो हर एक को हमेशा, मैं मुझसे कोई पूछता है ना कि मैं क्या करूं आगे फ्यूचर में, मेरे मन में दो ही चीज आती है, तो आर्मी ज्वाइन कर ले या आर्मी से जुड़ा हुआ कोई टेक्निकल ऑफिस कोर्स ज्वाइन कर ले। वो कहते हैं बस आर्मी का बताओगे, मैंने कहा भाई मैं आर्मी का बनता हूँ, मैं और क्या बता सकता हूँ। अच्छा चेतन, ये बताइए कि कैडेट्स जो अकेडमीज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कैडेट्स जो है, मुझे मेरे वीडियोस के बाद बहुत सारे कैडेट्स ने भी अप्रोच किया था एंड दे वर वरीड अबाउट यू पीपल एंड दे लव यू सो मच बिकॉज दे आर इन योर शूज, एक्चुअली दे आर यू। उनके लिए कोई मैसेज है? जो कैडेट्स जो कल को सपना लेके मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग ले रहे हैं टू सर्व द नेशन, इज देयर एनी मैसेज फॉर देम? मैं मैसेज ये मैं कहना जरूर चाहूंगा, लेकिन अब मुझे पता नहीं सही होगा नहीं होगा। हम जाते हैं अकेडमीज में, अब मैं अगर नया बच्चा जा रहा है, मैं जिस तरह गया था तो मैं बहुत जोश के साथ भरा हुआ था। एंड मैम हम कहते हैं ना हाईली चार्ज्ड पार्टिकल को आप टच करोगे तो वो डेविएट हो जाता है। उसी तरह हम जोश में इतने ज्यादा भरे हुए रहते हैं। हमारे अफसर्स क्या कहते हैं, यू हैव टू विन इट एट एनी कॉस्ट। आपको ये इवेंट जीतना है हर कीमत पर। हम पूरी जान लगा देते हैं और उसी जान लगाने के चक्कर में मैं ऐसा हो गया। मैं बस ये चीज कहना चाहूंगा बच्चों से कि आपके अफसर जो कह रहे हैं उसे सुनो, समझो, लेकिन लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए कि क्या ये वर्थ करता है कि मैं उसका, अगर उसको लग जाएगी, वो पैरालाइज हो जाएगा सामने वाला बंदा, तो मैं तो अफसर बन जाऊंगा, लेकिन उसके घर का क्या होगा, उसका क्या होगा भाई। ये सोचने की चीजें हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं आपने चेतन। पहली तो जो डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बोला, बिकॉज
कमेंट्स आए थे तो मैंने वहां पढ़े थे, कुछ लोग बच्चे कह रहे थे कि भाई लोगों को फौज में जाने के लिए डीमोटिवेट मत करो, तो वो आपने बताया कि ऐसा नहीं होता, 1000 में कोई एक केस होता है ऐसा, और हम 85 से अभी तक का ही नंबर देख लो ना, हार्डली 400 के आसपास है। तो यस मैम। ये बहुत कम नंबर है, ऐसा हो गया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब जिनके साथ हुआ है हम उनके लिए लड़ रहे हैं, पहली बात तो ये, तो इसमें जी। डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक अ जॉब इन आर्मी, ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक, जॉब नहीं कहूंगी मैं, सॉरी, देयर इज नथिंग लाइक अ लाइफ इन आर्मी। आप भी फौजी यस। बैकग्राउंड से हैं, मैं भी फौजी बैकग्राउंड भी, बोथ लो। दूसरी चीज जो कैडेट्स के लिए आपने बोला ना, ये बातें मुझसे बाद में मेरे सर्कल में जो ऑफिसर्स हैं, जो मेरे नेबर्स हैं या मेरे साथ में जो जो लोग हैं, उन्होंने भी जी। यही बात बोली, और काफी सीनियर ऑफिसर्स से भी सुना मैंने, उन्होंने यही यही बात कही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चेतन कि बिल्कुल जोश और जान तो हम लगा देते हैं, बिकॉज वो उस्ताद है, वहां पे इंस्ट्रक्टर है, वो कहते हैं कि हर चीज को 100% देना है आपको, उससे भी ज्यादा देना है, बट उसमें जोश में होश नहीं खोना है ना, वही बैलेंस रखना है कि ऐसी चीजें ना हो जाए कि दुर्घटना हो जाए, और उससे थोड़ा सा खुद को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है, और लेकिन डीमोटिवेट मैम नहीं पता है होना है। क्या, इसमें ये चीज रहती है कि तब ऑफिसर्स बोलते हैं ना, हमारे कान हम पूरा जान से उनको सुनते हैं, तब वो बार क्राई हम बोलते हैं जिस चीज को, हाउस द जोश, दैट वो लाइन है, तब वो बोलते हैं ना तो सच में मन तब पुशअप्स मारते हैं, तो मन कहता है कि बस अब लड़ जा, अब जो भी आएगा सामने बस कर दे। अब मैं उसी जोश से लड़ रहा था, लेकिन लग गई, दैट्स अ एक्सीडेंट और अनवांटेड थिंग, लेकिन हो गया सो हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सही बात है, सही बात है। अच्छा चेतन, यहाँ पे ना कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चेतन से पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह का कुछ क्वेश्चन है या कुछ कहना चाहते हैं आप चेतन को, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप टाइप करिए, एंड चेतन वुड बी एबल टू रीड इट, बिकॉज ये मैसेजेस बाद में चले जाएंगे। जी। तो बीच में कुछ जैसे कमेंट्स आए हैं काफी अच्छे कि वी ऑल आर विथ यू, ये हर्षा चौधरी कह रही हैं। अमित ने कहा है जस्ट हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन मैन, डेड 108 है, दैट इज यू आर एन इंस्पिरेशन सर, यू आर एन ऑफिसर सर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, प्राउड ऑफ यू ब्रदर, लव यू भैया जी। आप देखिए कितने प्यारे प्यारे मैसेज, इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कुडोज टू योर करेज, यू आर अमेजिंग। मैं पढ़ती जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, इतने ज्यादा अगर आप स्क्रॉल, जोश टाइप सर, एंड empathy should be shown, we are proud of you, good, hats off to your inspiration brother, you are very inspiring, right brother, exactly, one should have a positive attitude like you sir। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, सबको नहीं मिलते ऐसे दोस्त, आप बहुत लकी हो। ये भी आया है आपके दोस्तों के लिए कॉम्प्लीमेंट, आप उनको बताना, इंस्पिरेशन फॉर मेनी, हियर यू गो ब्रो, ये इंदू का मैसेज है, ठीक है, आपके सिस्टर का। माय सिस्टर। हाँ, वो सीरियसली बहुत ही इंस्पायरिंग है इंदू, मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न्ड भी रहती है, एंड वाकई मतलब आपकी फैमिली में कुछ बात है, बहादुरों की फैमिली है। एक ये भी बड़ा प्यारा सा मैसेज आया कि मे अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर, ये भी एक आया, इंस्पिरेशनल स्टफ, प्राउड ऑफ यू भाई, रिस्पेक्ट चेतन सर। अगर कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं उनसे। सर लव यू, प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट टू यू, जय हिंद, जय बलवान, जय भगवान, ये भी कहा है लोगों ने आपके लिए। बट वही है कि लोगों का प्यार तो रहता है, लोग समझ रहे हैं। आई जस्ट होप कि जो मिनिस्ट्री है और जो लोग ब्यूरोक्रेसी में इम्पैक्ट करते हैं पॉलिसीज, वो भी इस बारे में समझे। एक ये क्वेश्चन है कि आपके साथ जब ये सब हुआ तो आपने कैसे नेगेटिव थॉट को दिमाग से हटाया? मैम देखिए, मैं इस चीज का अपने केस से बताऊंगा, मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका था, मैं बहुत नेगेटिव बंदा हो चुका था, मतलब मैं कुछ भी, पापा अगर कोई डांट भी देता था मैं रो जाता था। इसके लिए बस एक चीज है, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्यों? आपका माइंड स्टेबल रहता है, फर्स्ट चीज। सेकेंडली, ये मैं अपने लिए अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वॉच फनी वीडियोस। फनी वीडियोस हर वक्त नहीं, पागलों की तरह नहीं, एक टाइम स्लॉट देख लो कि आपको इस वक्त देखना है, और देखो और उनसे हंसो। हंसने से क्या होता है, ये तो एक बायोलॉजिकल थिंग है कि आपको ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन हंसने से ना आपके न्यूरॉन्स और तेज मूव करते हैं। इट हेल्प्स यू इन स्टडी एज वेल। सो
कुछ चीजें होती हैं जो समझाने पे समझ जानी चाहिए। एक पीयूष ने लिखा है, यू आर एन ऑफिसर वेदर आर्मी एक्सेप्टेड और नॉट, आई एम ऑल्सो एन एनडीए एस्पिरेंट एंड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल। एंड एक क्वेश्चन यह है कि आपने एसएसबी के लिए कैसे प्रिपरेशन की, शॉर्ट में बताइएगा चेतन, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैम एसएसबी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? प्रिपरेशन के लिए मैम दो चीज होती है वहाँ पे, एक तो आपकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं, फ्लुएंट कम्युनिकेशन। और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। अगर आप हिंदी में उस कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं मैम। सेकंड चीज कि आपको हाजिर जवाब और अपराइट होना चाहिए। हाजिर जवाब इन द सेंस, अगर कोई क्वेश्चन आया, इट शुड स्ट्राइक यू एंड यू शुड गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। ये दो चीजें होती है। ये दो चीजें होती है। एक श्रेया ने लिखा है, आईएएस ऑफिसर लाइक यू विल रियली मेक आवर नेशन प्राउड, स्टिल कांट सी एन ऑफिसर लाइक यू। थैंक यू श्रेया। एंड ये एक ड्रीम कैचर है, उन्होंने लिखा है कि व्हाट्स योर इनपुट ऑन हाउ टू रिहैबिलिटेट द कैडेट, जिसमें हम तो चर्चा कर चुके हैं इस बारे में चेतन, शॉर्ट में बता दीजिए थोड़ा सा ना, शायद इन्होंने मिस कर। मैम मैं इसमें यही चीज चाहता हूँ कि अगर जैसे बहुत सारे अफसर्स बैकआउट नहीं कर सकते, चेंज कर लेते हैं जॉब को। बीइंग एन आर्मी ऑफिसर तो आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, वो आर्मी की जॉब को छोड़ देते हैं। अब मैं बोर्ड आउट हो गया, मैं अपने लिए नहीं, मेरे साथ और भी बहुत से कैडेट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, मेरे को थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन मैं उस चीज के लिए नहीं कहूंगा, मैं भी बहुत अच्छा कैडेट हूँ। बट हम दोबारा उस अफसर पे, आप हमें टेबल जॉब दे सकते हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, हमें वो सब काम कर सकते हैं, हमें OLQs हैं, बस यही चीज है। अभी पूछ रहे हैं फ्रॉम विच अकेडमी, अभी चेतन ने ओटीए गया में ट्रेनिंग ली थी। एंड एक आदित्य ने लिखा है, यू आर लुकिंग सो हैंडसम ऑल्सो। रिया थैंक यू सो मच। रिया ने लिखा है, सैल्यूट टू यू चेतन सर, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ एंड समवन हु इज गोइंग थ्रू हार्ड फेज इन लाइफ। एंड एक लिखा है, सर नो क्वेश्चन बिकॉज योर एटीट्यूड इज आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। ये मैं भी कहूंगी, ये मैंने भी बोला कि ये जो OLQs है यही करती है। व्हेन यू आर टॉकिंग, यू इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर एंड यू आर एन ऑफिसर ऑफ कोर्स, आप खुद ऑफिसर हैं। एंड दूसरा लिखा है कि अच्छा प्लीज शेयर द सेशन। हाँ, इसको मैं जरूर शेयर करती हूँ। ठीक है चेतन, मैं अभी सेशन क्लोज करती हूँ क्योंकि आपने इतनी देर बात कर ली, मुझे खुद लग रहा था कि मैंने, मतलब मुझे थोड़ी सी गिल्ट भी हो रही है, बट ये बहुत जरूरी था इन बातों को करना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आई है, सर यू वोंट बी एबल टू ज्वाइन इंडियन आर्मी अगेन इफ यू क्रैक द एग्जाम अगेन, अगर आप दोबारा क्रैक करेंगे तो? मैं नहीं जा सकता क्योंकि न्यूरो की इंजरी है, और न्यूरो इंजरी में मेनली मैं बताता हूँ क्या काम होता है। मैं हाई एल्टीट्यूड पे सर्व नहीं कर पाऊंगा, ये आर्मी कहती है। ऑल्दो मैं अभी श्रीनगर होकर आया हूँ, अपनी दीदी से मिलने गया था मैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं श्रीनगर बहुत हाई एल्टी पर है, मैं उसके ऊपर भी गया था घूमने, और मैं अब लेह का प्लान बना रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एश्योर यू। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजल लड़की ने पूछा है कि आफ्टर द एक्सीडेंट हाउ डिड यू मैनेज टू बी फिट? फिट कैसे रहे अभी? एक्चुअली में आप बहुत फिट पहले से, मतलब हेड इंजरी के बाद कैसे? मैम फिट का तो मैम देखिए एक चीज होती है, पहले तो पता है क्या, जो फिजियोथेरेपी कराते हैं ना लोग बाग, उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपको फिजियोथेरेपी उस 1 घंटे में नहीं करनी जो आपका थेरेपिस्ट आएगा और थेरेपी करा के चला जाएगा। आपको 24 घंटे थेरेपी करनी होती है, क्योंकि वो एक बार आपके आके हाथ हिला देगा, इस तरह मेरा स्पास्टिक हैंड है, वो हिला देगा आके, तो आपको फिर उसे स्ट्रेच भी करना है उसके बाद। ये चीज बतानी पड़ती है, और ये पेशेंट्स में गड़बड़ आ जाती है, उन्हें लगता है थेरेपी हो रही है मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस पेशेंट को खुद भी थोड़ा जोर लगाने पड़ते हैं, मेंटली एंड फिजिकली मोटिवेटेड रहना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। आई होप यू गॉट योर आंसर। दूसरी चीज है कि पूनम ने लिखा है, सर योर स्माइल एंड नेचर इज सो गुड, गॉड ब्लेस यू। रिया खट्टर ने लिखा है, आई जस्ट लव योर स्पिरिट एंड स्माइलिंग फेस, ऑलवेज एंड फॉरएवर अ ऑफिसर एंड रियल हीरो। अमित ने लिखा है, एंटायर नेशन लव्स यू चेतन सर। एंड एक ये क्वेश्चन है कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द जर्नी, मतलब ये शायद डिफेंस एस्पिरेंट है और पूछ रहे हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है वहां तक पहुंचने के लिए।
कंसिस्टेंसी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे इसमें दो टाइप की एंट्री होती हैं। एक तो होता है आपका रिटर्न एग्जाम लाइक एनडीएस सीडीएस, और एक होती है आपकी द मार्क्स एंट्री, और यू कैन से कट ऑफ एंट्रीज लाइक टीईएस यूईएस एंट्री होती है जो अब बंद हो चुकी है। इन एंट्रीज में फॉर एनडीए एंड सीडीएस यू हैव टू लर्न जीके जीएस एज वेल, बट इन टीएस एंट्री और यूईएस एंट्री जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, उनमें आपको अपने मार्क्स अच्छे लाने होते हैं और अपना बिहेवियर अच्छा रखना होता है। मार्क्स आप अच्छे ले आएंगे पढ़कर, लेकिन बिहेवियर को कैसे करेंगे? उसका एक तरीका है, अपनी फैमिली से जो बातें करते हैं उससे ढंग से, लहजे से, लहजे मतलब इन सेंस प्रॉपर ह्यूमर नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट कहना है, लेकिन इट शुड नॉट हिट एट लाइक कि पिंच कर रहा हूं मैं आपको। अब मैं कहूंगा आप अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन वो पिंच कर जाएगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा, और अगर मैं कुछ बुरा कहना चाहूंगा साफ साफ बुरा कह दूंगा। अपराइट होना चाहिए बंदे को, अपराइटनेस होनी चाहिए और ट्रूथफुलनेस, दैट्स ऑल। मैं और कुछ ज्यादा नहीं चाहता। कई एस्पिरेंट जो सक्सेसफुल जैसे ऑफिसर बन जाए, उन्होंने मुझे कहा कि बुक्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉवेल्स यस पढ़ते मैम, थे एंड ऑल, उसका क्या, कैसे वाकई ऐसा होता है? मैम नॉवेल्स पढ़ के यू बिकम अ गुड लिसनर, बिकॉज हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो वो बुक हमें पढ़ा रही होती है, वो खुद बोल रही होती है वो वर्ड्स। व्हेन यू रीड दोस बुक्स, आई जस्ट रेड अ बुक बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट्स अ कमेंडेबल बुक मैम। उसने मुझे पढ़िए, मतलब, बहुत अच्छी बुक है। हाँ। मैम उसमें उन्होंने इतनी अच्छे से डिफाइन करा है हमारे माइंड को, जो शायद कोई न्यूरोलॉजिस्ट भी ना कर पाए। मतलब इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया माइंड को कि मैं उसे पढ़ता हूँ ना, मैंने पूरी बुक पढ़ ली है, मैंने नोट्स बनाए हैं बकायदा, मैंने उस बुक के नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, और मैं नोट्स को रोज एक बार देख ही लेता हूँ, क्योंकि हाँ, वो ये बहुत एक पॉजिटिव। बहुत आदत अच्छी है, ये मैंने मोस्ट कैडेट्स का सुना है, मतलब जो सक्सेसफुल हुआ कि वो बुक्स पढ़ते थे, नोट्स बनाते। मेरे अभी हाल में बात हुई थी ज्योति नैनवाल से, वीर नारी थी आज की डेट में अकेडमी को, तो वो मुझे बता रही थी कि बुक्स बहुत पढ़ी, उनकी वोकेबलरी वगैरह अच्छी नहीं थी तो नॉवेल्स पढ़ती थी रोज, उस पर क्वेश्चन आंसर करती थी। खैर अभी मैं और क्वेश्चंस नहीं लूंगी, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, बिकॉज चेतन के लिए मुझे पता है कि कितना बड़ा काम किया है चेतन ने। 1 घंटे से बैठा हुआ है चेतन, एंड चेतन, इट इज ओवरवेलमिंग टू टॉक टू यू। सेशन हमारा थैंक यू सो मच। मतलब आई जस्ट होप कि दूसरों को होप देगा। uh, कल को भगवान ना करे, बट अगर कभी किसी को चोट लगती है तो आई जस्ट होप, या जिंदगी में ऐसे भी निराश होते हैं तो आई होप कि आपका ये सेशन देख करके इंस्पायर होंगे। एंड ऑल द बेस्ट चेतन, आई एम श्योर कि जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे ना तो वाकई देश के लिए कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच चेतन। थैंक यू फॉर द विशेस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जय हिंद। चेतन, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद चेतन, जय हिंद।